हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो जो हमारी जनरल साइंस और जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसकी जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। आपको पर डे उसके एमसीक्यूज़ पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे और टॉप मोस्ट क्वालिटी कंटेंट लाएंगे। उसमें उसमें 1000 एमसीक्यूज़ प्लस जाएंगे हमारे पास जनरल साइंस के, और जो जीके होगी उसमें भी प्लस 500 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाएंगे और टॉप मोस्ट होंगे जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलेंगे। उसके बाद काफ़ी बच्चों की ये डिमांड थी कि सर हमें जो एक टॉपिक है जो एसएसबी के हर एक एग्जाम में मेंशन है सिलेबस में, हम फा की बात करें तो देखो फा में भी ये चीज़ मेंशन है यहाँ पे, एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये टॉपिक यहाँ पे भी मेंशन है। इसी तरह से जो बाकी एग्जाम्स हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें मेंशन की गई हैं इस टॉपिक के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है इंस्पेक्टर पोस्ट है, जो ये है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर। यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे भी उन्होंने एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को मेंशन किया है, तो इसमें यहाँ पे भी ये टॉपिक मेंशन है। इसी तरह से आप देख लो बाकी जो सिलेबस है, पटवारी की बात करेंगे, ये हमारे पास पटवारी का जो सिलेबस है यहाँ पे भी आप देख लो, इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जो भी कमिंग एग्जाम्स है एसएसबी के, तो यहाँ पे भी मेंशन है। इसी तरह से इंस्पेक्टर पोस्ट है, वहाँ पे भी ये इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन किए हैं इन्होंने। देखो एसआई पोस्ट जो है, इंस्पेक्टर तो होगी, एसआई में देखो यहाँ पे एनवायरमेंट, पोल्यूशन, इकोसिस्टम, इस कंपोनेंट्स, फूड चेन, फूड वेब, ये सारी चीज़ें एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आज सिलेबस जो उन्होंने एसएसबी ने नोटिफाई किया, जो सिलेबस आया है सुपरवाइज़र पोस्ट का, तो उसमें आप देखो सुपरवाइज़र में इन्होंने 60% जो मार्क्स रखे हैं, 60% जो रखे हैं वो रखे हैं जनरल नॉलेज, इंग्लिश के और कंप्यूटर के, इन सेक्शंस के 60, और 60 जो होगा वो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होगा सोसाइटी, तो वहाँ से पूछे जाएंगे। अब उसमें भी उन्होंने जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को मेंशन किया है। तो एसएसबी का कोई भी एग्जाम हो ये वहाँ पे ज़रूर मेंशन होता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस पे हम कम से कम 5 to 6 वीडियोज़ आएंगे इस पे, और उसमें हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले आपको एनवायरमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये वर्ड कहाँ से आया है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है। देखो एनवायरमेंट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, उस वर्ड का नाम था एनवार्नियर, एनवार्निया, मतलब हो गया हमारी इर्द गिर्द सराउंडिंग, एनक्लोज जो करता है, दैट सराउंड्स, दैट्स कॉल्ड एनवायरमेंट। इस उस वर्ड से निकला है, उस वर्ड का मीनिंग है सराउंड। तो याद रखना इट्स अ फ्रेंच वर्ड, कभी डायरेक्ट टर्म पूछते हैं एनवायरमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द विच वर्ड, विच टर्म, तो ये याद रखना उस टर्म का नाम। तो एनवायरमेंट क्या होती है, एनवायरमेंट कुछ नहीं है, इट्स एन एग्रीगेट ऑफ कंडीशंस आर सराउंडिंग इन विच लिविंग बीइंग्स सच एज ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, नॉन लिविंग थिंग एग्जिस्ट, जहाँ पे जानदार चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होंगी, चाहे हमारे पास वाटर है, एयर है, सॉइल है, ये चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग, ये पूरा कंप्राइज करता है एनवायरमेंट, जो भी सराउंड करते हैं हमारे इर्द गिर्द, दैट्स कॉल्ड एज एनवायरमेंट। तो डेफिनेशन तो वहाँ ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन ये पता होनी चाहिए बेसिक। एनवायरमेंट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं सबसे पहले एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है इट्स मिक्स ऑफ गैसेस, इट्स अ ब्लैंकेट दैट कवर्स द अर्थ, एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस होता है जो अर्थ को कवर करता है, दैट्स कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। और उसके बाद हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फेयर मीन्स इर्द गिर्द, तो जो वाटर होगा उसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, पानी, उसमें जो जानदार चीज़ें रहती हैं। उसके बाद लिथोस, लिथोस एल एल से याद रखना, लिथोस का मतलब होता है लैंड, और बायोस्फीयर, इन सब चीज़ों को, इस एटमॉस्फेयर, इस हाइड्रोस्फीयर, इस लिथोस्फीयर कंप्राइजेज ऑफ बायोस्फीयर, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो बायोस्फीयर को हम सिंपली बोलते हैं सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, चाहे वो वाटर में होगा, चाहे एटमॉस्फेयर में होगा, चाहे लैंड पे होगा, उस सारे इकोसिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं सिंपल। इस बायोस्फीयर को दूसरे नाम से जाना जाता है इकोस्फीयर। तो सम अप ऑफ ऑल इकोसिस्टम को बोलते हैं बायोस्फीयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ रहेगी वो देखते हैं हम। उसके बाद हमारे पास एनवायरनमेंट। देखो एनवायरनमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है माइक्रो एनवायरनमेंट, एक होता है मैक्रो।
माइक्रो का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जो कि एक स्मॉल एरिया पे ऑपरेट करता है, एक लोकल सराउंडिंग होती है, दैट्स कॉल्ड एज माइक्रो एनवायरनमेंट। जैसे हमारे पास एक्वेरियम होता है जहाँ पे फिश वगैरह को रखा जाता है, दैट्स द माइक्रो एनवायरनमेंट। इन्स मैक्रो में तमाम फिजिकल बायोटिक कंडीशंस दैट सराउंड एंड ऑर्गेनिजम्स, इसमें वो तमाम चीज़ें होंगी, लिविंग नॉन लिविंग, जो भी एक बड़ा सा एरिया को कंप्राइज करता है। जैसे हमारे पास फॉरेस्ट, दैट इज़ द मैक्रो एनवायरनमेंट। तो इस तरह की इसको बोलते हैं मैक्रो और मैक्रो। याद रखना है दो टर्म्स क्या होती हैं हमारे पास। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखो एनवायरनमेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले आता है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग थिंग्स जो होती हैं कंप्राइज ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक, ए मीन्स एब्सेंट, दैट मीन्स लाइफ नहीं होती वहाँ पे। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो बायोटिक में हमारे पास जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पूरे बायोस्फीयर को हम उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट्स बायोटिक। एंड एबायोटिक जो होता है, जैसे हमारे पास कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, रेनफॉल है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, दिस कंप्राइज ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये हैं दो कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक एबायोटिक, याद रखना। और उसके बाद नेक्स्ट हम कवर करते हैं। उसके बाद आता है इकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी सबसे पहले ये इकोलॉजी टर्म ग्रीक वर्ड से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, याद रखना किस वर्ड से निकली है। ग्रीक वर्ड इकोस एंड लोगोस। लोगोस, इकोस का मतलब होता है होम, लोगोस मीन्स स्टडी। सो सिंपली इस टर्म को सबसे पहले देने वाले का नाम अर्नेस्ट हैकल था 1869 में, जिसने ये टर्म इकोलॉजी दी। डायरेक्ट एग्जामिनर कभी पूछ लेता है, टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल 1869 एंड इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकियोस एंड लोगोस, याद रखना। अब इकोलॉजी क्या होती है, कुछ नहीं है, सिंपल सी याद रखना, एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन और उन ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। सिंपल सी बात याद रखना, ऑर्गेनिजम्स की आपस में क्या इंटरेक्शन हो रही है, फिर उन ऑर्गेनिजम्स की एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन हो रही है, दैट्स कॉल्ड एज इकोलॉजी, उसे इकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद इकोलॉजी जो होती है उसकी दो ब्रांच आई। देखो क्या हुआ, इकोलॉजी में हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, एक को बोलते हैं हम ऑटोकोलॉजी, एक को बोलते हैं सिनकोलॉजी। ऑटोकोलॉजी क्या होती है, ऑटोकोलॉजी को स्पीशी इकोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों, इसमें एक इंडिविजुअल स्पीशी जो होती है, इंडिविजुअल स्पीशी जो होगी उसकी रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ क्या है, और सिनकोलॉजी में पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ स्पीशी की इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ क्या है, यही डिफरेंस है। यहाँ पे इंडिविजुअल स्पीशी की, वहाँ पे एक पॉपुलेशन की एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, दैट्स कॉल्ड सिनकोलॉजी, यहाँ पे स्पीशी की। तो स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द एवरी स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ द पॉपुलेशन स्पीशी टू इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते हैं, जो भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं पॉपुलेशन में, उनकी एनवायरनमेंट के साथ क्या क्या रिलेशन है। और सिनकोलॉजी में एक कंपोजिशन देखी जाती है, रेसिप्रोकल कंपोजिशन, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, उसकी डेवलपमेंट, तो एनवायरनमेंट के साथ क्या है, वो सिनकोलॉजी होती है। याद रखना है दोनों टर्म्स को। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो इकोलॉजी के अंदर कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक बेस से शुरू होता है और टॉप पे जाता है। देखो सबसे पहले आता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की बोला जाता है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, जो होती है एक, उसका बेसिक यूनिट जो होता है ऑर्गेनिज्म होता है, वहाँ से शुरू होती है शुरुआत। जैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल, इसी तरह बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की दैट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर एरिया में एक सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दैट्स कॉल्ड एज पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट्स कॉल्ड, उन इंडिविजुअल्स को मिलके एक पॉपुलेशन बोलते हैं। फिर पॉपुलेशन के बाद क्या आता है हमारे पास, फिर आता है, देखो कंटिन्यू करते हैं इसी को आगे, एक टर्म आएगी बीच में, पहले उस टर्म को हम पढ़ लेते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। इकोटाइप क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या लोकल पॉपुलेशन जो जेनेटिकली एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में खुद को अडेप्ट कर ले, उसको हम बोलते हैं इकोटाइप, या उसको हम इको स्पीशीज बोलते हैं। सिंपल सी बात है, एक लोकल पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो जेनेटिकली यानी जेनेटिकली अपने आप को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करती है, तो वो वहाँ पे उसकी अडेप्शन को उस वक्त उसको हम इकोटाइप बोलते हैं, इको स्पीशी बोलते हैं, याद रखना।
अब पॉपुलेशन के बाद तीसरा जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है बायोलॉजिकल और बायोटिक कम्युनिटी। ये क्या होता है? बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलती हैं, जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म मिले तो पॉपुलेशंस मिलेंगी, तो क्या बनेगा? बायोलॉजिकल और बायोटिक कम्युनिटी। assemblage of population of a different species of a plants animals bacteria, इनकी बहुत सारी, जहाँ पे plants animals bacteria ये सारे इनकी populations combine होगी तो एक particular area में, और उनकी interaction एक दूसरे के साथ, that is called as biological और biotic community उसे बोलते हैं। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। ये क्या होता है इकोसिस्टम? इट्स अ सेगमेंट ऑफ द नेचर कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अब इसके अंदर आती हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी, एक सेगमेंट होता है नेचर का, और उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट जो होंगी, चाहे जिसमें हम लाइट की बात करें, सॉइल की बात करें, वाटर, उनके साथ इंटरेक्शन क्या है, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। उसके बाद लैंडस्केप की बात करें, देखो लैंडस्केप क्या होता है? इट्स यूनिट ऑफ द लैंड डिस्टिंग्विश्ड बाय नेचर ऑफ बाउंड्री। एक यूनिट लैंड का, उसकी एक बाउंड्री होती है जो एक इकोसिस्टम तो दूसरे से अलग करती है, वो होता है लैंडस्केप, याद रखना। उसके बाद आता है बायोम, लार्ज रीजनल यूनिट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। लार्ज रीजनल यूनिट डिलिमिटेड बाय स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन हैविंग द पर्टिकुलर मेजर वेजिटेशन एंड इट्स एसोसिएशन फना एग्जांपल टंड्रा डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक रीजनल यूनिट जो होता है एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन में वो पाया जाता है, वहाँ की उसकी पर्टिकुलर वहाँ पे वेजिटेशन उगाई जाती है उस एरिया में, उसे बायूम बोलते हैं। और उसकी एसोसिएशन क्या होती है? फाना के साथ, जो एनिमल्स होंगे उनके साथ। जैसे हमारे पास टंड्रा डेजर्ट एक बायूम है, वहाँ पे एक स्पेशल एक स्पेसिफिक वेजिटेशन उगती है। इसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक वेजिटेशन उगती है, दैट्स कॉल्ड एज बायूम। नेक्स्ट, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोलॉजिकल इनहेबिटेड पार्ट ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। एक वो पार्ट अर्थ का जो बियोलॉजिकली इनहेबिटेड है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करेंगी विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट्स कॉल्ड एज बायोस्फीयर। तो इसमें हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जो भी स्फीयर्स हमने पढ़े वो कंप्राइजेज ऑफ, लेकिन उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती हो, साथ में वहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता हो, दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की किसको बोलते हैं? बायोस्फीयर को। सबसे जो हमने पहले पढ़ा था कि जो बेसिक यूनिट होता है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है बायोस्फीयर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इस इकोलॉजी का जो फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इकोलॉजिकल निच जो थी, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजिकल निच की टर्म को ग्रीनर ने 1917 में दिया। ये एक फ्रेंच वर्ड था, निचर मीन्स हो गया टू नेस्ट। देखो इकोलॉजिकल निच किसको बोलते हैं? इकोलॉजिकल निच जो होता है हमारे पास, ये एक पर्टिकुलर स्पीशी जो होगी, उसकी पोजीशन, उसका रोल क्या होगा उसके एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट में किस तरह से रिसोर्सेज को वहाँ से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको कैसे ऑब्टेन करेगी, वहाँ उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर वो कैसे वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगी। तो निच जो होती है ये कंप्राइज किसको करती है? ये कंडीशंस होती हैं हमारे पास, जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं इकोसिस्टम के, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगी एक पर्टिकुलर स्पीशी को, जहाँ पे वो स्पीशी उस एनवायरनमेंट में जाएगी, किस तरह से वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करेगी, कैसे वहाँ पे रिसोर्सेज को वहाँ पे ऑब्टेन करेगी, वो होता है उसका इकोलॉजिकल निच। और हर स्पीशी जो होती है दो, उसका इकोलॉजिकल निच डिफरेंट करता है। देखो इकोलॉजिकल निच डिस्क्राइब हाउ ए पर्टिकुलर स्पीशी कैसे इंटरेक्ट करेगी विद एंड इट्स लाइव्स इन इट, उस हैबिटेट में वो कैसे रहेगी। तो दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज जो होती हैं उनका सेम निच नहीं हो सकता, याद रखना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हेलियोफाइट्स डायरेक्ट पूछते हैं, वो प्लांट्स जो लाइट में उगेंगे, ब्राइट लाइट में, उन्हें हेलियोफाइट्स बोलते हैं। सोशियोफाइट्स वो प्लांट जो शेड एरियाज में उगते हैं, शेड प्लांट्स इनको बोलते हैं सोशियोफाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। अब फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडियन प्लांट इकोलॉजी के फादर का नाम है रामादेवा मिश्रा, याद रखना। और डायरेक्ट पूछे कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी पूछेंगे तो रामादेवा मिश्रा बोलते हैं इसको। उसके बाद इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो देने वाला था उसका नाम था A.G. टैंसले 1935। बहुत बार एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, टर्म देने वाले का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट देने वाले का। और इकोसिस्टम क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात याद रखना, बायोटिक लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट, इन दोनों की इंटरेक्शन क्या होगी, दैट्स कॉल्ड एज इकोसिस्टम। दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, बायोटिक एबायोटिक। बायोटिक में लिविंग आ जाता है। अब लिविंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्रोड्यूसर्स,
कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी गुज़ा खुद बनाएंगे जैसे प्लांट्स से, दैट्स कॉल्ड अ प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर क्या होंगे? जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेंगे। हिट्रोट्रॉप्स जैसे ह्यूमन बींग्स है, हम किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, तो ऑल्सो नोन एज फैगोट्रॉप्स भी इनको बोलते हैं। इसी तरह से डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो कोई चीज़ मर जाती है उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, इनको सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। इन डिकम्पोजर्स को ऑल्सो नोन एज रिड्यूसर्स के नाम से जाना जाता है। इनको मिनरलाइजर्स बोलते हैं, इनको रिसाइकलर्स बोलते हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो नोन एज रिड्यूसर्स, मिनरलाइजर्स, रिसाइकलर्स। तो ये चीज़ें याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। उसके बाद एबायोटिक जो होता है नॉन लिविंग्स होती है, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट। तो ये चीज़ें आती हैं, ये दोनों कंप्राइज करते हैं इकोसिस्टम को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं। देखो इकोसिस्टम की हमारे पास क्या है? इकोसिस्टम में नेचुरल इकोसिस्टम आता है। नेचुरल में हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल वो होता है जो लैंड पे होगा, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ये टेरेस्ट्रियल में आ जाता है। एक्वाटिक वो होता है जो पानी में हो, फ्रेश वाटर, रिवर्स, स्प्रिंग्स, लाइन वाटर, ओशन, सीज, ये सारा एक्वाटिक होता है। उसके बाद आता है मेन मेड। मेन मेड जैसे एक्वेरियम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है। जैसे हम गार्डन बनाते हैं, कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, ये मेन मेड में आता है। एक्वेटिक क्या होता है? पानी में, जैसे घर में हम वो एक्वेरियम रखते हैं जिसमें मछलियाँ वगैरह होती हैं, रिजर्वर होता है, तो वो एक्वेटिक में आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कोलेक्टिवली दे आर मेक अप द जेंट इकोसिस्टम विच आर कॉल्ड बायोस्फीयर। तो कलेक्टली ये सारे मिल के अर्थ और जेंट इकोसिस्टम बोलते हैं। उस जेंट इकोसिस्टम को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जिसमें सारे इकोसिस्टम इंक्लूड होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम का थोड़ा देखते हैं। रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं वो होता है स्ट्रक्चर। टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम डिफाइंस द अरेंजमेंट ऑफ इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द प्रोड्यूसर कंज्यूमर एलिमेंट। देखेंगे इसमें किस तरह से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स एक दूसरे से लिंकेड होते हैं, किस तरह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर अरेंजमेंट होती है, दैट्स कॉल्ड एज इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। सो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। देखो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स टॉप कार्निवर्स। ये एक हमारे पास टॉपिक लेवल्स बनते हैं। देखो प्लांट्स जो होंगे वो प्रोड्यूसर होते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो अपनी गुज़ा खुद बनाते हैं। प्लांट्स को खाने वाले जो होते हैं हर्बीवर्स होते हैं, जैसे काऊ वगैरह है, वो किसको खाती है? प्लांट को, उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। हर्बीवर्स को जो खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, वो किसको खाते हैं? हर्बीवर्स को, यानी जो जैसे हमारे पास काव वगैरह है उसको खाएंगे, इस तरह से कार्निवर्स को खाते हैं। टॉप कार्निवर्स होते हैं, जैसे टॉप कार्निवर्स होते हैं, जैसे हमें कोई खा जाएगा, जैसे लॉइन या टाइगर खा जाएगा, उसको बोलते हैं टॉप कार्निवर्स। तो इस तरह से प्राइमरी, प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। यहाँ पे एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र होती है। इसमें देखेंगे हम एनर्जी का एक लॉ है, वो भी देखेंगे। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं, कोई चीज़ मर जाती है उसको डिकम्पोजर्स करते हैं, जिसमें बैक्टीरियाज वगैरह ये होते हैं, ये हर एक स्टेज में पाए जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किस टॉपिक लेवल पे होते हैं, तो जो भी टॉपिक लेवल होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये डिकम्पोजर्स हर जगह पे होंगे। एनर्जी इकोसिस्टम में कैसे फ्लो होती है? यूनि डायरेक्शनल होती है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एनर्जी यूनि डायरेक्शनल होती है, वापस नहीं आती है। जैसे सन से प्लांट में आती है, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, तो एनर्जी किस में आती है? प्लांट्स को हर्बीवर्स खाते हैं, जैसे काऊ वगैरह। काऊ को कौन खाएगा? हर्बीवर्स को कार्निवर्स, जैसे ह्यूमन बींग्स, फिर कार्निवर्स को टॉप कार्निवर्स। हम इंसान हैं, हमें हो सकता है कोई टाइगर खा जाए, वो टॉप कार्निवर्स में आ जाता है। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है यूनि डायरेक्शनल। और यहाँ पे 10% ही एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में तीसरे एंड सो ऑन टू टॉप कार्निवर्स तक जाती है। तो इसे बोलते हैं एनर्जी का 10% लॉ। और इस लॉ को देने वाले का नाम याद रखना है, लिंडमैन था, जिसने 10% लॉ ऑफ एनर्जी दिया था कि एनर्जी यूनि डायरेक्शनल फ्लो होती है। तो और सबसे जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वह सन होता है। और इस तरह से हर एक टॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। दिस वाज द 10% लॉ गिवन बाय लिंडमैन। और बाकी जो एनर्जी होती है 90%, वो कहाँ जाती है? 90% में कुछ एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट टॉपिक लेवल्स पर ऑर्गेनिज्म अपने मेटाबॉलिज्म में यूज़ करते हैं। बाकी जो बचती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइकिल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे ऑक्सीजन साइकिल होता है, थोड़ा बहुत याद रखना, ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर में 20.99% है। फिर इसी तरह कार्बन साइकिल होगा, नाइट्रोजन साइकिल होगा, डिफरेंट साइकिल्स होंगे। तो नाइट्रोजन, एक पॉइंट याद रखना, 78% नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फोरस साइकिल हम पढ़ेंगे आगे, सल्फर साइकिल है, ये डिफरेंट साइकिल्स हैं इकोसिस्टम में। उसके बाद फूड चेन क्या होता है? फूड चेन जो होता है कुछ नहीं होता है, जिसमें एनर्जी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है, उसे हम फूड चेन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास को डेयर खाएगा, डेयर को कौन खाएगा? टाइगर खा जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जा रही है, इसको हम फूड चेन बोलते हैं। अब फूड चेन जो होता है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, फूड चेन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटिस फूड चेन एंड पैरासाइटिक फूड चेन। देखो, ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है इसको हम प्रीडेटर फूड चेन के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच फूड चेन इज नोन एज प्रीडेटर फूड चेन, दैट्स ग्रेजिंग फूड चेन। देखो इसमें क्या होता है, ये वो फूड चेन होता है जो प्रोड्यूसर से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है? टॉप कॉर्निवर्स, प्रोड्यूसर जैसे प्लांट से, और टॉप कॉर्निवर्स पे खत्म होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है हर्ब्स को रैबिट खाएगा, रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स, और इसी तरह से फॉक्स को वुल्फ, और वुल्फ को टाइगर। तो ये हमारे पास होता है प्रेडेटर फूड चेन। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे डेट्राइटिस फूड चेन क्या होता है। वो फूड चेन जो डेड मैटर से शुरू होता है, यानी जैसे डेट्राइटिस अर्थवॉर्म, उसको स्पैरो को फैल्कॉन, दैट इज डेट्राइटिस फूड चेन ऑलवेज बिगन विद द डेड रिमेन्स से शुरू होता है, डेड मैटर से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं। और पैरासाइटिक फूड चेन वो होता है, इसको हम ऑक्सिलरी फूड चेन बोलते हैं। ये बिगन्स विद द होस्ट एंड एंड विद द पैरासाइट, यानी पैरासाइट के साथ खत्म होता है, इसकी शुरुआत होती है होस्ट में। जैसे कोई पैरासाइट कहाँ चला जाता है? किसी की बॉडी में, बॉडी एज इन होस्ट एक्ट करती है, तो होस्ट से शुरू होगा फिर एंड होगा पैरासाइट के, दैट्स कॉल्ड पैरासाइटिक फूड चेन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तभी ये चीज़ें मैंने डिस्कस की। और उसके बाद फूड चेन के बाद हम फूड वेब देखते हैं। फूड वेब कुछ नहीं होता है, बहुत सारे फूड चेन मिलके फूड वेब बनाते हैं। इट्स इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन, दैट्स कॉल्ड एज फूड वेब। जैसे हमारे पास हर्ब्स, उसको रैट खाएगा, रैट को अवल, और अवल को हॉक खा जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे हर्ब है, इसको गोट को फॉक्स को लाइन। इसी तरह से हर्ब को रैबिट को वाइल्ड कैट को लाइन। एक इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब। तो यहाँ तक आज टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी पार्ट होंगे वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे आपके लिए टॉप क्वालिटी कंटेंट आए। और जो भी इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए उसको आपको पता चल जाए। और जो भी टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक दी हुई है, वहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय।